नमस्कार। कक्षा चौथी के हिंदी विषय में आपका स्वागत है। हम है ग्रेड 4 में, मस्ती करते जोर में, लेकिन जब हम पढ़ते हैं सबसे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारी पहली कविता, हम सब सुमन एक उपवन के। आपने क्लास में इस कविता का थोड़ा सा भाग पढ़ा है, तो मैं उसका पुनरावर्तन अर्थात रिकैप्चुलेशन करूंगी और आगे बढ़ूंगी। चले शुरू करें। बच्चों, हम सब सुमन एक उपवन के इस कविता के कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। बच्चों, जो कविता लिखते हैं उन्हें हम कवि कहते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर सन 1916 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी थे। साहित्य सृजन के लिए उन्हें देश के अलग अलग भागों में सम्मान प्राप्त हुआ है। हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जिसने सूरज चांद बनाया इत्यादि कविताएं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की साहित्य में अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। बच्चों, यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बता रहे हैं कि हम सब जो सुमन हैं, पुष्प हैं, फूल हैं, हम सब एक ही बगिया के हैं। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। हमारी जो धरती है वह एक ही है, क्योंकि बच्चों, आप जब बाग में जाते हो तो वहाँ पर उसी ज़मीन पर बहुत सारे फूलों के पेड़ देखे होंगे आपने। बस फ़र्क इतना ही होता है कि वह जो पेड़ है वह अलग अलग फूलों के होते हैं, पर मिट्टी तो सबकी एक ही होती है ना बच्चों? होती है ना? तो सबकी मिट्टी एक ही होती है। बच्चों, आगे कवि कहते हैं, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। हमें एक ही धूप मिली है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमें धूप कौन देता है? सूर्य देता है, सूरज देता है। जब सुबह सूरज निकलता है तो उसकी किरणें प्रकृति में चारों तरफ फैल जाती हैं और लोगों को एक नया जीवन मिलता है और लोग अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पुष्प हैं, ये फूल हैं, ये सारे कह रहे हैं कि मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। और हमने एक ही धूप ली है और हम एक ही जल से सींचे गए हैं। जब माली हमें पानी देता है तो वो अलग अलग पानी लाकर हम लोगों को नहीं देता। वो एक जगह से पानी लाता है और एक ही पानी से हम सबको सींचता है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। और जिस पानी से सींचकर हम बड़े होते हैं, तो हमारा पानी भी एक है और हमारी धूप भी एक है। बच्चों, आगे कवि कहते हैं, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। कवि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों, ये जो पवन है, इसने अपने झूले में हम सबको प्यार से झूला झूलाकर बड़ा किया है। पवन रूपी जो पालना है,
बच्चों, यहाँ पर पालना का अर्थ होता है जो छोटे बच्चे का झूला होता है। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि पवन जो है वह हमें धीरे धीरे पालने में अपने हवा के झोंके से झूला झूला कर बड़े ही प्यार से हम सबको उसने बड़ा किया है। हम सब उसके ही पवन से बड़े हुए हैं। तो हम सबको जो हवा मिली है वह भी एक ही मिली है। किसी एक फूल को अलग और दूसरे फूल को अलग हवा नहीं मिली है, क्योंकि सृष्टि में एक ही पवन देव है, एक ही हवा चलती है जिससे हम जीवन जीते हैं। तो हम सब एक ही हवा लेते हैं और जिससे हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं या जीते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब जो फूल हैं वह एक ही बगिया के हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। बच्चों, दूसरे शब्दों में कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि हम सब भारतवासी एक ही भारत देश में रहते हैं। हमारी धरती एक ही है, हमारी मिट्टी भी एक ही है, क्योंकि हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है, हमने इस धरती पर जन्म लिया है। हमें एक ही धूप मिलती है, एक ही जल से हम सींचे गए हैं और एक ही हवा हमारे लिए काफ़ी है जो हमें जीवन देती है। वह हवा बटी हुई नहीं है, यह धरती भी बटी हुई नहीं है। हम भले ही अलग अलग धर्म जाति के क्यों न हो, लेकिन हम सब बड़े ही प्यार से मिलकर भारतवर्ष में रहते हैं। बच्चों, आगे कवि कहते हैं, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। बच्चों, जब हम बाग में जाते हैं या बगीचे में जाते हैं तो हमने अक्सर यह देखा है कि वहाँ पर एक ही रंग के फूलों के पेड़ नहीं होते, वहाँ पर अलग अलग रंग के फूलों के पेड़ होते हैं, जिसकी सुगंध और रंग को देखकर हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और उनकी जो क्यारी है वह अलग अलग लाइन में लगाए जाते हैं। सारे पेड़ या सारे जो फूल हैं वो एक ही क्यारी में नहीं होते। गुलाब की क्यारी अलग होगी, कमल की लाइन अलग होगी। वैसे भी बच्चों, आपको पता है कि कमल जो है वह अक्सर तालाब में पाया जाता है, वह कीचड़ में खिलता है। इसलिए कमल को देखने के लिए हमें तालाब की ओर जाना पड़ेगा, तब हम कमल को देख सकते हैं। लेकिन जब हम बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पर हमें गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, जासवंत का फूल, पेरीविंकल, बहुत सारे अलग अलग, सूरजमुखी, बहुत सारे अलग अलग फूल दिखाई देते हैं जो अलग अलग लाइन में क्यारी में लगाए जाते हैं। लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। लेकिन हम भले ही अलग अलग लाइन में क्यों न लगे हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस बगिया की शोभा है, इस बगिया की सुंदरता बढ़ती है। किसी एक फूल से बाग की सुंदरता बच्चों कभी नहीं होती। जब सारे फूल अलग अलग रंग के, सुगंध के खिलते हैं तो उस बगिया की शोभा में चार चांद लग जाते हैं और फिर आप उस बगिया को देखने के लिए बार बार जाएंगे, क्योंकि वह बगिया आपको अपनी ओर मंत्र मुग्ध कर रहा है। उसमें जो अलग अलग फूल हैं वह आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इन सारे ही फूलों से मिलकर उस बगिया की शोभा बढ़ती है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। यहाँ पर कवि कह रहे हैं
कि जो हमारा माली है बच्चों, माली हम उसे कहते हैं जो बगीचे की देख रेख करते हैं। तो हमारा जो माली है, हमारा देख रेख करने वाला, हमारा भरण पोषण करने वाला, हमारी देखभाल करने वाला माली जो है वह एक ही है और हम सब एक ही गगन के नीचे रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर गगन का अर्थ है आकाश, नभ, अंबर। तो हमारा आकाश जो है वह भी एक ही है, वह बटा हुआ नहीं है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब जो फूल हैं वह एक ही बगिया के हैं। बच्चों, यहाँ पर दूसरे शब्दों में कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत में रहने वाले लोग भले ही अलग अलग धर्म, जाति, पंथ के क्यों न हो, लेकिन उन सब से मिलकर ही भारत की शोभा बढ़ती है, क्योंकि हम एक ही गगन के नीचे रहते हैं, हम एक ही धरती पर रहते हैं। और बच्चों, इसका सबसे प्यारा उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब हम कोई सार्वजनिक उत्सव मनाते हैं। तब अलग अलग जाति धर्म के लोग बड़े ही प्यार से मिलकर उस उत्सव को मनाते हैं। तब भारत की अनेकता में भी एकता के दर्शन होते हैं। बच्चों, आज मैंने आप लोगों को 2 पंक्तियों के भावार्थ समझाए। भावार्थ का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना। तो मैंने आप लोगों को इन दोनों पंक्तियों के अर्थ बता दिए। अब आगे इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द आए हैं, चलिए हम उनका अर्थ देखेंगे। सुमन, सुमन का अर्थ होता है फूल या पुष्प। उपवन, बगीचा या बाग। धरती, पृथ्वी। जन्मे, जन्म लेना, सींचना, पानी देना। जल, नीर, पानी। पलना, छोटे बच्चों का झूला। पवन, वायु या हवा। शोभा, सुंदरता। माली, बगीचे की देखभाल करने वाला। गगन, आकाश। अंबर, नभ। बच्चों, गगन के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज हमने जितनी भी कविता पढ़ी, आप लोगों को उसके अर्थ आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, चलिए बुक निकालिए और फटाफट इन कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रही हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने शब्दार्थ लिख लिए होंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने अपनी पहली कक्षा में हम सब सुमन एक उपवन के इस कविता की 2 पंक्तियों का भावार्थ पढ़ा। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी हुई है। तो बच्चों, चलिए पहले हमने जो 2 पंक्तियां पढ़ी है उसका हम पुनरावर्तन कर लेते हैं। चलिए आप सब भी मेरे साथ कविता दोहराइए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी। लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। तो बच्चों, इन 2 पंक्तियों के माध्यम से इस कविता के कवि ने हमें यह सीख दी है या यह उपदेश दिया है कि भारत में अनेक धर्मों, जातियों, रंग रूप, रीति रिवाजों और खान पान वाले लोग निवास करते हैं, फिर भी वे एक ही देश के निवासी हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस तरह से
भारत की अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। कवि ने इस कविता में भारत को उपवन और यहाँ के लोगों को फूल की संज्ञा देकर उसकी सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का गुणगान किया है। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कविता की तीसरी पंक्ति की ओर। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूरज एक ही है हमारा, वह अलग अलग नहीं है, और उसकी किरणें जब निकलती है तब हमारी सुबह होती है। अगर सूरज ही नहीं निकलेगा तो चारों तरफ पूरे विश्व में अंधेरा ही अंधेरा होगा और कहीं भी उजाला नहीं होगा। सुबह ही नहीं होगी तो लोग अपने कामकाज की शुरुआत कैसे करेंगे। बच्चों, इंसान हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो, सभी को अपने विकास के लिए या अपने जीवन के लिए सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों को पता है कि जब तक सूरज की किरणें पौधों को नहीं मिले वह अपना भोजन तैयार नहीं कर सकती, और इसी प्रकार से वह धीरे 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 बढ़ती जाती है। और वही फूल जब पहले कली होती है फिर धीरे धीरे खिलकर वह पूरी तरह से फूल बन जाती है, और फिर हमारे हृदय को हमारे हृदय को आकर्षित करती है। क्योंकि जब तक वह कली होती है तो उसकी सुंदरता का पता नहीं चलता, लेकिन जब वह खिलकर पूरी तरह से फूल बन जाती है तो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक उसी प्रकार से सूरज जब तक सुबह नहीं निकलता, उसकी रोशनी चारों तरफ नहीं फैलती, तब तक प्रकृति की सुंदरता को चार चांद नहीं लगते। बच्चों, आगे कवि कहते हैं, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। कवि कहते हैं कि हमारा चांद भी एक ही है। जब हमारी धरती एक है, जब हमारा आकाश एक है, तो हमारा चांद कैसे अलग हो सकता है। इस पूरे विश्व में एक ही चांद है जो अपनी चांदनी से सबको शीतलता प्रदान करता है। और चांदनी रात में लोग अक्सर बाहर निकलकर घूमते हैं या जब बैठते हैं तब उस चांदनी रात के आनंद का उन्हें पता चलता है, और वह अपने मन को इतनी खुशी प्रदान करते हैं कि ऐसे लगता है कि चांद ने उस समय उस रात को अपनी शीतलता देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर लिया है। उसकी रोशनी इतनी शीतल होती है कि हमारे मन को मुग्ध कर लेती है, और हम बस ऐसे लगता है कि वहीं पर बैठे रहे और उस मनोरम वातावरण को छोड़कर फिर हम कहीं नहीं जाएं। जिस प्रकार से सूरज अपनी रोशनी से प्रकृति को चार चांद लगाता है, ठीक उसी प्रकार से चांद भी अपनी चांदनी रात से प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं और लोगों के मन को आनंदित और आकर्षित करते हैं। मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के। बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब कोई कली होती है और वह कली धीरे धीरे खिलकर फूल बन जाती है तो जो भंवरे हैं वह उसके आसपास मंडराने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी आप बाग में या बगीचों में जाते हैं तो जो फूल खिला हुआ होता है उसके आसपास आपको भंवरे जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि वह फूलों का रस पीने जाते हैं। उसे हम कहते हैं रसपान करने जाते हैं। और जब वह भ्रमर, वह भौरा उस फूल के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसके चक्कर लगाते रहते हैं, तब उनके अंदर से एक मीठी गुंजन की आवाज़ आती है जो हमें सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे मन को आकर्षित करती है।
हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब एक ही मिट्टी में जन्मे हैं और हम सब एक ही बगिया के फूल हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि ने सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, भंवरों के मीठे गुंजन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कांटों में खिलकर, जिस प्रकार से गुलाब जो है जब वह खिलता है तो उसके चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं। गुलाब के पेड़ में जब हम देखेंगे तो नीचे बहुत सारे कांटे होते हैं। जब हम गुलाब के फूल को तोड़ने जाते हैं तो वह कांटे हमें अक्सर चुभ जाते हैं, लेकिन गुलाब की सुंदरता कभी भी उन कांटों की वजह से कम नहीं होती। तो जब गुलाब का फूल इतने कांटों के बीच भी खिलकर अपनी सुंदरता से लोगों का मन मुग्ध कर लेता है, मन को आकर्षित कर लेता है, तो हम क्यों नहीं। कांटों से यहाँ पर कवि इंसान को यह प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई का सामना करना चाहिए। कभी भी उन बाधाओं से डरकर अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन कांटों के बीच रहकर भी गुलाब ने हंस हंस कर जीना सीख लिया है और लोगों को भी वह यही संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार से मैं गुलाब यह कांटों के बीच रहकर भी, खिलकर भी अपनी सुंदरता से आपको आकर्षित करता हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी अपने जीवन में आने वाली अनेकों प्रकार की कठिनाइयों से घबराइए नहीं, बल्कि उन सब का डट कर सामना कीजिए और उसमें से भी हंस हंस कर है जीना सीखा। हंस कर अगर आपने उसका सामना किया तो इस प्रकार से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा और आपका जीवन एकदम आराम से कट जाएगा, क्योंकि आप अपनी बाधाओं को मात देना सीख जाओगे। अगर आप उनसे डर गए तब तो आप हार जाओगे, और अगर आपने हंसकर उनका सामना कर लिया तो आप जीवन में आने वाली ऐसे अनेकों कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते ही कर लोगे। बच्चों, आगे कवि कहते हैं, बच्चों, पहला शब्द है उर। उर का अर्थ होता है हृदय, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। दूसरा है भ्रमर। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। गुंजन, भौरों की जो आवाज़ होती है उसे हम गुंजन कहते हैं। सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है धागा। सुगंध, सुगंध का अर्थ है खुशबू। बच्चों, खुशबू भी दो प्रकार की होती है, एक अच्छी खुशबू होती है और एक गंदी खुशबू होती है जिसे आप बदबू कहते हैं। उसके आगे है श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ है सजावट। धनी, धनी का अर्थ है अमीर। निर्धन, निर्धन का अर्थ है गरीब। तो बच्चों, चलिए फटाफट अपनी बुक लाइए और जल्दी से ये कठिन शब्द लिख लीजिए। मैं आप लोगों को लिखने के लिए 2 मिनट का समय दे रही हूँ। थैंक यू बच्चों। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पुष्पों को पहचानो और इनके नाम लिखो। पहला जो चित्र है वह किस फूल का है? जल्दी बताइए। गुलाब। दूसरा चित्र कौन से फूल का है बच्चों? कमल। तीसरा चित्र कौन से फूल का है बच्चों? सोचिए सोचिए। सूरजमुखी। चौथा और अंतिम चित्र किस फूल का है बच्चों? अरे यह तो बहुत आसान है, हम सभी को पता है, गेंदे का फूल। वेरी गुड, सारे बच्चों को इन सारे फूलों के बारे में पता है। चलिए बच्चों, तो आप लोग इन सारे फूलों के नाम लिख लीजिए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रही हूँ।
बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, दिन में और रात में खिलने वाले फूलों के नाम पता करके लिखो। तो आप लोगों को पता है कि दिन में कौन से फूल खिलते हैं और रात में कौन से फूल खिलते हैं? चलिए, किसको पता है उत्तर? फटाफट बताइए। पहले हम दिन में कौन से फूल खिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, चलिए बताइए, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। यस, किसी को पता है? यस, बताइए। दिन में खिलने वाले फूलों के नाम हैं नरगिस, सूरजमुखी, गुलाब और कमल। वेरी गुड बच्चों, अब बारी है रात में खिलने वाले फूलों की। तो चलिए सोच कर बताइए कि रात में कौन से फूल खिलते हैं। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादा लोगों को पता है क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट जो हो। चलिए तो बताइए फटाफट, रात में कौन से फूल खिलते हैं बच्चों? यस यस यस, सोचिए सोचिए, जल्दी बताइए। यस, रात में खिलने वाले फूलों के नाम हैं पारिजात, रात रानी, चमेली और रजनीगंधा। वेरी गुड बच्चों। बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों को ये सारे फूल बहुत ही पसंद है ना? किसी को गुलाब का फूल पसंद होगा, किसी को कमल का फूल पसंद होगा, किसी को मोगरा पसंद होगा, किसी को गेंदा इत्यादि। बहुत सारे फूल हैं और सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग पसंद भी है और इसी पसंद के हिसाब से आप लोग बहुत सारे फूलों को लगाते भी हो अपने घरों में, है ना बच्चों? तो बच्चों, हमने कविता तो सीख ली, उसके कठिन शब्द भी सीख लिए। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? आपके सामने पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। थोड़ा सा केबीसी के जैसा लग रहा है ना? ये रहा पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। कविता में हम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन 1 फूल के लिए, ऑप्शन 2 पत्तों के लिए, ऑप्शन 3 मानव के लिए। कविता में जो कहा है हम सब सुमन एक उपवन के, तो हम मतलब कौन? क्या फूल की कविता कह रहे हैं, क्या पत्ते कह रहे हैं, क्या मानव कह रहे हैं? और सही जवाब मानव के लिए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उपवन की शोभा किससे है? 1 माली से, 2 फूल से, 3 गगन से। उपवन अर्थात बगीचे में कौन सी चीज शोभा देती है? माली, फूल या गगन, आसमान? सही जवाब फूल से। आगे बढ़े, ये हो गया प्रश्न क और ख। अब आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न क्रमांक ग, कांटों में खिलने का क्या अर्थ है? और आपको दिए जा रहे 3 ऑप्शंस। 1 कठिनाइयों में भी आगे बढ़ना, 2 बुरे लोगों के साथ रहना, या 3 बुरे से अच्छा बनना। सोचिए सोचिए, समय निकला जा रहा है। और सही जवाब पहला ऑप्शन, कठिनाइयों में भी आगे बढ़ना। अगला प्रश्न है घ, भ्रमर किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 एक साथ उड़ने के लिए, ऑप्शन 2 एक साथ लय में गाने के लिए, या ऑप्शन 3 एक रंग के दिखने के लिए। भ्रमर यानी भंवरे, ठीक है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 1।
नहीं, गलत जवाब। सही जवाब है ऑप्शन 2, एक साथ लय में गाने के लिए। चलिए टिक कीजिए और मैं आपको क ख ग घ चारों प्रश्नों के जवाब दिखा रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों को कविता के क्रम के अनुसार लगाओ। मतलब कविता में जैसे जो चीज कही गई है वैसे आपको लिखनी है, आगे बॉक्स में उसका नंबर लिखना है। ठीक है, तो कविता में सबसे पहले हमें कहा गया है हम सब एक ही जल से सींचे गए हैं, तो उसके आगे वाले बॉक्स पे आप लिखेंगे नंबर 1। हमने आपको 1 से 50 की गिनती सिखाई है ना, तो 1 हिंदी में लिखिए। दूसरी बात जो हमें कविता में सिखाई गई है वो है हम सभी फूलों का माली एक ही है, तो अंग वाले सेंटेंस के आगे लिखिए नंबर 2, लास्ट वाले सेंटेंस के आगे। हाँ, हिंदी में लिखना है। तीसरी बात जो हमें बताई गई है वो है हमारा सूरज एक है, तो ग वाले सेंटेंस के आगे आपको लिखना है बॉक्स में नंबर 3। चौथी बात जो हमें कही गई है हमारा चांद और चांदनी एक ही है, तो घ वाले सेंटेंस के आगे लिखना है ऑप्शन 4। और आखिरी बात हमें सिखाई गई है कांटों में खिलकर हंसना सीखा है, तो क वाले सेंटेंस के सामने लिखना है ऑप्शन 5। तो चलो बच्चों, अपनी नोटबुक खोलो, आज की डेट और डे लिखो, हिंदी में लिखने की कोशिश करो, कविता का नाम लिखो हम सब सुमन एक उपवन के, ऊपर लिखो श्रुतलेख, वहां पे श्रुतलेख लिख के दिखाया हुआ है, श्रुतलेख श्रुतलेख। अब ये जो श्रुतलेख के लिए शब्द दिए गए वो आपको एक के नीचे एक नंबर डाल के लिखने हैं। श्रुतलेख अर्थात डिक्टेशन, श्रुतलेख कठिन शब्द जो आपको लिखने के लिए सराव होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। नंबर 1 मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी। नंबर 2 क्यारी, क्यारी, क्यारी। नंबर 3 शोभा, शोभा, शोभा। नंबर 4 उपवन, उपवन, उपवन। नंबर 5 चांदनी, चांदनी, चांदनी। नंबर 6 स्वर, स्वर, स्वर। नंबर 7 भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर। नंबर 8 गुंजन, गुंजन, गुंजन। नंबर 9 सूत्र, सूत्र, सूत्र। और आखिरी नंबर 10 श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार।
तो बच्चों ये आपका श्रुतलेख पूर्ण हुआ। हम सब सुमन एक उपवन की यह कविता हमने पूर्ण की। हमने उसमें पाठ्य पुस्तक में जितने प्रश्न हैं वो सब पूर्ण किए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन बुक ए के साथ। ठीक है, चलो धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय, सायोनारा। तो बच्चों हमने हम सब सुमन एक उपवन के यह कविता सीखी, इसका अर्थ सीखा और उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखे। ठीक है, आप अगली बार जब हम मिलेंगे अपने एप्लीकेशन बुक ए के साथ रेडी रहोगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, सायोनारा।